खुशामदीद। आज जुमेरात है, सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल पर हमारी होगी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर होगी, बल्कि सरहद पार जो कुछ सरगर्मियाँ हुई है उसके रद्द-ए-अमल में भारत सरकार का मौक़िफ़ क्या कुछ है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। चीन के हवाले से एक बड़ी सरगर्मी हो रही है, वो क्या है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को ले आएंगे जी। पहले और दूसरे पड़ाव पर मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर और मुल्क की खबरें आपके सामने रखेंगे। तीसरे पड़ाव पर 9:35 के बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप और हम बात करेंगे। हस्ब वादा आप अपनी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचा सकते हैं घर बैठे, लेकिन वक्त होगा 9:35 का, यानी आखिरी 15 मिनट जो होंगे वो आप और हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे आपके मसाइल के हवाले से और कोशिश करेंगे कि उनका कोई हल निकल पाए। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को आप देखते रहिएगा हमारे साथ टीवी पर और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तासुरात हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। यानी जब भी इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है तो यूट्यूब पर भी चल रहा है, तो फेसबुक पर जो कमेंट बॉक्स में आप आकर ज़रूर अपनी बात रखिएगा ताकि मज़ीद बेहतर इस प्रोग्राम को बनाया जाएगा। फिलहाल तय फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताते चले कि आज का दिन यानी 24 मार्च कि जब हम बात करते तो माजी में आज के दिन हुआ क्या था, एक लंबी फहरिस्त होती थी, उसमें से चंद अहम वाक़यात लेकर आते हैं आपके सामने सुबह सुबह। और आज भी नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथी गौहर कुछ हैं जो आपको शुरुआत करवाएंगे माजी का सबक पढ़ाकर। बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 24 मार्च है और आज क्या कुछ हुआ मुल्क के अंदर या आलमी सतह पर। आज के कुछ अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ नाजरीन आज 24 मार्च और 1883 में न्यूयॉर्क और शिकागो के दरमियान पहली मरतबा फ़ोन पर बातचीत हुई है और 24 मार्च आज ही के दिन 1932 में अमेरिका में पहली बार चलती ट्रेन से रेडियो नशरियात हुई है और आज ही के दिन 1959 में इराक ने बगदाद मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की है, वो आज ही का दिन था, यानी कि 24 मार्च। और 24 मार्च साल 2011 में कीनिया ने अफ्रीका कार्बन एक्सचेंज खोला है। ये साल 2011 और 24 मार्च। और आज ही के दिन साल 1993 में 24 मार्च 1993 में इज़ोरिज़न में इज़राइल के सदर मुंतखब हुए हैं। इज़ोर विज़न मैन इज़राइल के सदर मुंतखब हुए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1878 में बरतानवी जंगी जहाज़ यूरोडाइस के पलट जाने से 300 अफराद लापता हो गए हैं। और आज ही के दिन साल 2008 में यानी कि 24 मार्च साल 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। और आज ही के दिन साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन मैथ्यू हेडिन ने वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी बनाई है, वो आज ही का दिन था। साल 2007 जब वर्ल्ड कप था उसमें मैथ्यू हेडिन ने तेज तरीन सेंचुरी बनाई थी। तो ये थी तारीख में कुछ अहम बातें मुल्की और आलमी सतह की जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और ख़बरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले OIC के इजलास में दिए गए बयान के हवाले से आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास मुनक़िद हुआ था और कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप का भी OIC के हाशिए पर इजलास के हाशिए पर जो है वो मीटिंग हुई थी कॉन्टैक्ट ग्रुप की और उसमें कई बयानात सामने आए थे। जहां OIC इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू की गई, वहीं पर वज़ीर ख़ारजा चीन ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू की है, चीनी वज़ारत ख़ारजा के हवाले से जो बाद में बयान भी जारी किया गया है उस पर रद्द-ए-अमल जो है वो भारत की तरफ से सामने रखा गया है। और रद्द-ए-अमल के तौर पर जहां OIC को लेकर पहले ही भारत सरकार का मौक़िफ़ सामने था कि OIC का कोई भी मौक़िफ़ जो है जम्मू कश्मीर के तय काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अंदरूनी मामला है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर वांगी के बयान को भी मुस्तरद और खारिज कर दिया है भारत सरकार की तरफ से और कहा और ये साफ कर दिया गया है
कि बिला ज़रूरत बयानों को दिया गया है। पाकिस्तान में ओआईसी इजलास में कश्मीर पर बयान से हिंदुस्तान नाराज, इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी गई है। चीनी वज़ीर ख़ारजा को दिया गया तलख जवाब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इस्लामी मुल्कों की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में चीन की तरफ से कश्मीर का जिक्र किए जाने पर हिंदुस्तान ने एतराज़ जाहिर किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस्लामाबाद में ओआईसी की मीटिंग के दौरान चीन के वज़ीर खारजा वांग यी ने जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था और इसे वो लगातार खारिज कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर का मामला जो है वो अंदरूनी मामला है और किसी को भी इसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओआईसी तंजीम का जो मकसद है वो काफ़ी कसीर मकसद है और इसमें जो इजलास गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया था, इस इजलास के लिए 3 बड़ी बातें थी। फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और जम्मू कश्मीर का जिक्र इमरान खान की तरफ से भी किया गया था और इसमें 57 रुकन जो मुस्लिम ममालिक थे उन्होंने इस पर अपनी बात ज़रूर रखी है, लेकिन लगभग इस पूरी करारदाद को जो सामने रखी गई थी और जिस तरीके से रद्दअमल पाकिस्तान और चीन ने किया था उसको मुस्तरद किया है भारत की तरफ से। और भारत के दफ्तर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर के हवाले से इस मौक़िफ़ की वजाहत दोबारा से की है। यानी मामला वांग यी का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है चीन का, क्योंकि पहली बार चीन की वज़ीर दाखिला जो वज़ीर खारजा जो है वो ओआईसी के इजलास में थे और उसी ओआईसी के इजलास के दौरान बात जम्मू कश्मीर की भी हुई थी, जिसको लेकर आज रद्दअमल आपके सामने है। बढ़ते हैं जी आगे, बात चीन की हो रही है तो आपको जरा एक और बड़ी खबर से भी बाखबर करते हैं, क्योंकि अब दूसरी बड़ी खबर की ओर आ रहे हैं और दूसरी अहम खबर जो है वो ये है कि भारत का दौरा करने जा रहे हैं वांग यी, यानी चीन के वज़ीर ख़ारजा का भारत का दौरा है और ये मीटिंग जो है ये इंतहाई अहम मानी जा रही है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है वो भारत का दौरा करेंगे जी। कल इनका दौरा है 25 तारीख को, 25 मार्च को ये दौरा होने जा रहा है और दिल्ली के अंदर डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात होगी जो उनके हम मनसब हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात होगी और ख़बर यह भी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे ये एक बड़ा सवाल होगा, लेकिन जब वांग यी का दौरा भारत हो रहा है तो याद रखिएगा 3 मुल्कों के दौरे पर वज़ीर ख़ारजा चीन वांग यी जो है वो निकले हैं। पहले पड़ाव पर वो पाकिस्तान के अंदर थे जहां पर ओआईसी इजलास में उन्होंने शिरकत की, उसके बाद 1-to-1 मीटिंग हुई। आज उनकी मीटिंग नेपाल के अंदर है और नेपाल के अंदर भी वो 1 बेल्ट 1 नेशन और 1 रोड का जो पॉलिसी उनका है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वहां पर जो सूरत हाल है उसको लेकर गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। साउथ एशिया के इस दौरे के दौरान जहां 2 दिन उन्होंने 22 और 23 तारीख को पाकिस्तान में गुजारे, वहीं पर अब उनका दौरा जो है वो नेपाल है, वो आज का दिन है और कल वो पहुंचेंगे दिल्ली जहां पर वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात तय है, जहां पर कौमी सलामती के मुशीर के साथ उनकी मुलाकात तय है। और ये मुलाकात कब हो रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब लद्दाख के अंदर दोनों मुल्कों के बीच तनातनी है, यानी लद्दाख के अंदर जिस तरीके से सरहदी तनाव उबल पड़ा है और जिस तरीके से पिछले 1 साल से लगातार कोशिशें की जा रही है कि सरहदी तनाव को ख़त्म किया जाए, ये हाई लेवल मीटिंग और हाई डेलीगेशन जो है ये पहला डेलीगेशन होगा चीन की तरफ से जो भारत का दौरा करेगा। और माना जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मुद्दे पर गुफ्तगू जरूर की जाएगी, कौमी सलामती के मुशीर के साथ मुलाकात के दौरान भी और डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान भी। जरा जो हमें बता रहे हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि ब्रिक्स समिट और ब्रिक्स के आसपास की जो सूरत हाल है, ब्रिक्स मुल्कों के आसपास की जो सूरत हाल है उसके पस मंजर में ही इस दौरे को देखा जा रहा है। ताहम भारत और चीन के बीच हालात क्या बेहतर होंगे, इस मुलाकात से कई चीजें जो है वो सुलझ सकती है, क्योंकि इसके बाद जरा हमें यह भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के बीच भी मुलाकात हो सकती है अगर यहां पर बर्फ पिघली। इससे पहले रूस के अंदर 2 बार मुलाकात हो चुकी है LAC के मामले पर और वहां हमने देखा कि वो जो बातचीत हुई थी उसके बाद कई अहम
मस्बत चीजें जो है वो ग्राउंड जीरो पर देखने को मिली थी, जिसके बाद डिसएंगेजमेंट भी कई इलाकों के अंदर हुआ था। लेकिन उसके बाद मुसलसल कमांडर काउंसिल लेवल की मीटिंग्स होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा गया। लेकिन इस मीटिंग को जो कल दिल्ली के अंदर होने जा रही है, इसे लद्दाख के जाविये से भी अहम माना जा रहा है, चीन और भारत के रिश्तों के हवाले से भी अहम माना जा रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि अगर यहां पर बर्फ पिघली तो अगली मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर के बीच भी तय हो सकती है। इस तरीके से दफ्तर खारजा के जो जराया है हमारे, वो इस बात की तस्दीक जरूर कर रहे हैं। लेकिन सबकी नजरें जो है वो कल वांग ही पर रहेंगी कि जब वो आएंगे भारत के अंदर और फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसके अंदर किन मुद्दों और किन मामलात पर गुफ्तगू होगी, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल बड़ी खबर यह कि कल चीन के वजीर खारजा भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जी तो बढ़ते आगे, जहां हम चीन की बात करेंगे वहीं अब मुल्क के अंदर बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर निर्मला सीतारमण की जानिब से जहां बात करेंगे, जहां कल जो है बजट पास हुआ है, वहीं पर निर्मला सीतारमण वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कल कुछ अहम बातें की गई हैं। बजट के दौरान पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, जहां पर उन्होंने मसले कश्मीर पर भी, जम्मू कश्मीर के मामले पर भी बात की है, 370 पर भी बात की है। कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण की जानिब से कहा गया, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को आलमी मसला बनाया है और नेहरू की वजह से उसे यूएन में उठाया गया है, यूएन के लाया गया है। ये नेहरू की देन है, जहां उन्होंने ये मसला यूएन में भी उठाया है। और साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया, जहां साल 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ है, उन्होंने उस पर जिम्मेदार ठहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा कि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला सरकार में थे और उसकी सरकार में ये सब हुआ है। कुछ अहम बातें उन्होंने कही हैं कि उस वक्त किन हालात और किन पंडितों को की हलाकत हुई है, वो भी उन्होंने जिक्र किया है कल ऐवान के अंदर। जम्मू कश्मीर के लिए माली साल 2022-23 के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूर हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ज़बानी वोट के जरिए से इसे मंजूर किया गया। 4 घंटों की तवील बहस के बाद राज्यसभा में कल इसकी मंजूरी हुई है और 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों तक इंसाफ और जमहूरियत पहुंच चुकी है। ये कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ऐवान के अंदर दावा पेश कर दिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम बात करते हैं कि उनका मानना है कि इंसाफ और जमहूरियत पहुंची है, तो उनका यह भी मानना था कि पहली मर्तबा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी के लिए लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि रियासत और मरकज के बीच जो तालमेल है उसकी वजह से साजगार माहौल पैदा हुआ है। और मरकजी हुकूमत ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाई है, उसका मौसर और जो फाल नतीजा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा। तो कुल मिलाकर 4 घंटे की तवील बहस के बाद क्या हुआ, 1.42 लाख करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी मिली। एक तरफ से यह है, अब दूसरी तरफ से पॉलिटिक्स भी हुई है और सियासी तौर पर कल निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक बड़े खुलासे भी किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मोर्द इल्जाम ठहराते हुए कहा कि सन 1990 में जब कश्मीरी पंडितों ने हिजरत की तो फारूक अब्दुल्ला इसके बराबर के जिम्मेदार है। अब यह मामला क्यों आया, कश्मीर फाइल्स की स्टोरी को याद रखिएगा। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान कि अगर कमीशन बनता है जो इंक्वायरी करता है और अगर उन्हें इसमें मुलविस पाया गया कि उनकी लैतुलैल से या उनकी वजह से कश्मीरी पंडित वहां से भागे हैं या उन्होंने भगाया है, तो उनको फांसी दी जाए। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है, कौमी टेलीविजन चैनल पर उन्होंने आया और वो बयान हमने आपके सामने भी रख दिया था। कल निर्मला सीतारमण ने 111 करके यानी कई एक के बाद एक बयान जो है वो सामने रखे और उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा याद रखिएगा। जहां बजट के हवाले से उन्होंने अपनी बात कही, वहीं पर उन्होंने कल कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी गुफ्तगू की है। और कल जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उनका मानना है कि 1989 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया और जो FIR दर्ज की गई है, उस वक्त हुकूमत फारूक अब्दुल्ला की थी जम्मू कश्मीर के अंदर और कांग्रेस बराबर की साझेदार उस हुकूमत के अंदर थी। अब ये कांग्रेस को क्यों लपेटा गया इसमें, थोड़ी देर में वो बात भी मैं आपके सामने रखूंगा। निर्मला सीतारमण ने कल कहा कि प्रभावती जो चाडूरा की रहने वाली थी, दीनानाथ रैना जो हब्बा कदल के रहने वाले थे, रिटायर्ड जज थे, नीलकंठ गंजू, उनकी हिलाकत हुई है जी।
और विजय कुमार और टीकालाल टिपलू, महाराजगंज के अंदर एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट, काजी मीर अली, इन सारे एफआईआर्स का उन्होंने कल जिक्र किया और कहा कि ये मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर है, लेकिन सन है जी 1989 जब फारूक अब्दुल्ला बरसरे इख्तिदार थे। और ये बात तब उन्होंने कही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा के अंदर है ही नहीं, जब जम्मू कश्मीर का कोई वहां पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन कल उन्होंने अपनी बात वहां पर रख दी है और यह भी साफ कर दिया कि नेहरू की गलती की वजह से मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक चला गया, जिसका फायदा आज भी पाकिस्तान बराह रास्त ले रहा है। अगर मुल्क की पॉलिसी को उस वक्त भी इसी तरीके से लिया गया होता, 370-35 से खत्म किया गया होता, तो शायद आज इस तरीके के हालात नहीं होते, निर्मला सीतारमण ने दावा पेश किया। अब ये जो पूरा मामला है जी, ये जो मैं आपके सामने रख रहा था कि बातें हो रही है कि किलिंग्स विलिंग्स की, इसके पीछे 2-3 बड़ी बातें हैं। बजट की बात हो रही थी, कश्मीरी पंडितों की बात हो रही थी और कांग्रेस का नाम सामने आया, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही कि जनाब जब कश्मीरी पंडितों ने हिजरत की तो दिल्ली के अंदर जनसंघ की जमात बरसर इख्तिदार थी, वीपी सिंह साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से थे और बीजेपी मुकम्मल सपोर्ट कर रही थी उस हुकूमत को, जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद भी वज़ीर दाखिला थे। तो कांग्रेस का क्या रोल इसमें बनता था, कांग्रेस से बाहर आना चाहती है। उसी का पलटवार निर्मला सीतारमण ने कल ऐवान के अंदर किया और ऐवान के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड को सेट करने की कोशिश की। लेकिन अलमिया ये है कि राज्यसभा के अंदर बजट पास हुई जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक भी नुमाइंदा राज्यसभा के अंदर नहीं है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा खुशहाली की हो रही है, तरक्की की हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल। तो उसी ऑल इज वेल को जरा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब खबर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी सामने आ रही है, जहां पर लगातार ये लग रहा है कि सरकार मुकम्मल तौर पर इस निजाम को बेहतर और फाल बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो श्रीनगर के हवाई अड्डे से लेकर आ रही है, जहां पर रवा सीजन के दौरान, यानी अब जो गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है, परवाजों में मजीद इजाफा करने की बात हुकूमत की तरफ से सामने रखी गई है। और जराया का मानना है कि कमोबेश 100 परवाजें रोजाना आएंगी और श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस जाएंगी मुख्तलिफ रूट्स की ओर। जहां नाजरीन, श्रीनगर हवाई अड्डे के हवाले से बड़ी खबर, खासकर वादी कश्मीर में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए जिस तरह से इंतजामिया की कोशिशें, महकमा सयाहत की कोशिशें, वही माना जाता है कि अब श्रीनगर हवाई अड्डे पर मजीद 30 परवाजें चलाई जाएंगी। यानी कि दिन भर, जो कहा जा रहा है कि दिन भर 100 के करीब यानी कि 100 परवाजें आएंगी और जाएंगी वादी कश्मीर या श्रीनगर हवाई अड्डे पर, जिससे सयाहती शोबे को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और माना जाता है, जैसे ही कल भी चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता की जानिब से कहा गया है कि आने वाले सीज़न में सयाहत में काफ़ी इजाफा होगा, मुल्की और बैरून मुल्क से जो सयाह उनकी तादाद में इजाफा होगा, ये कल उन्होंने कहा है। और इसको उसके पेश नज़र ही पहले इंतजामिया की जानिब से इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं और माना जाता है कि 100 के करीब परवाजें श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोज़ाना आएंगी और जाएंगी करीब 100 के। इससे पहले अगर 70 या 80 के करीब परवाजें आती थी जाती थी, लेकिन अब उसमें मज़ीद इजाफा किया गया और माना जाता है कि 100 परवाजें अब श्रीनगर हवाई अड्डे पर आएगी और जाएगी, जिससे सयाहती शोबे को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ सयाहत के साथ जो जुड़े लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा। सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं जी, और साथ साथ जरा कल के भी तस्वीर चलाइए जा जो टूलिप गार्डन की भी है, क्योंकि दोनों बातें जरा मैं एक साथ इरफान के साथ शेयर कर लूं बाद में। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। फिलहाल जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि अब रवां सीजन के दौरान मजीद फ्लाइटों को बेहतर बनाया जाएगा, कुछ और फ्लाइटें चलाई जाएंगी और ये टू सम एक्सटेंड 100 तक जाएंगी, यानी 50 के करीब फ्लाइटें आएंगी, जो 30-32 हुआ थी अब 50 तक आएंगी। क्या कुछ आपके पास तफसीलात है? गवर साहब, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट के जो एडमिन सेक्रेटरी है सिविल एविएशन के रंजन प्रकाश जी, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि कश्मीर में 27 तारीख के बाद जो है एडिशनल फ्लाइट सर्विसेज को एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 30 के करीब जो है या तकरीबन अबाउट 30 to 40 जो नंबर है ये आ रहा था, अब और एडिशनल फ्लाइट तकरीबन 30 के करीब जुड़ेगी जो इसको ऐड करेगी, क्योंकि इसका मेन इंपैक्ट ये है कि कश्मीर में मैक्सिमम लोग जो टूरिस्ट है वो इसका इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैवल कर रहे हैं, कश्मीर में इजाफा दिख रहा है, इसका इंपैक्ट दिख रहा है वैली में, जिसकी वजह से
ड्रॉ अटेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो है अब डिपार्टमेंट ने ये फैसला ले लिया है कि अब फ्लाइट्स का जो नंबर है उसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा पिछले साल से लेकर अगर इस साल की अगर हम बात करें गौर साहब, तो टूरिस्ट जो है कश्मीर में काफी ट्रैवल कर रहा है और वो अपना इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बाहर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, अब यहाँ पर मौसम भी अच्छा है और मौसम के साथ साथ घूमने फिरने के जो मामला है वो भी ठीक हो गए हैं। तो एडिशनल फ्लाइट सर्विसेज को एक्सटेंड करने का दूसरा मकसद ये भी है कि इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, क्योंकि एक साइड से अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपके इंटरेस्ट दे रहे हैं फ्लाइट्स को आगे बढ़ाने की, तो उससे इकोनॉमी में इजाफा होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि बिजनेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको रिसेंटली पता होगा कि इंटरनेशनल कार्गो भी स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल शारजा फ्लाइट्स भी चल रही है, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो है अब फॉरेनर्स या बायर्स सेलर्स जो है वो कश्मीर की ओर सफर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है, जिसकी वजह से रंजन प्रकाश जी ने यह डिसीजन लिया है कि आने वाले टाइम में एडिशनल फ्लाइट्स को बढ़ाया जाएगा ताकि इसका इम्पैक्ट जो है बेहतर रहे। अच्छा जी, ये बताइए फ्लाइट्स कितनी बढ़ सकती हैं? हमारे पास जो खबर है राउंड अबाउटली 100 फ्लाइटें जी मूव करेंगी पूरे दिन, यानी 50 आएंगी, 50 वही 50 वापस जाएंगी, या 50 से 55 के आसपास फ्लाइट्स के बारे में अगर 55 लें तो फिर 100 से ज़्यादा आनी है। क्या ये सिर्फ दिल्ली स्टेशन से आनी है या जो टूरिज्म डिपार्टमेंट लगातार पूरे मुल्क के अंदर कोशिश कर रहा है, चाहे बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे उत्तराखंड या यूपी से हो, वहां से भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? किस तरीके का प्रोग्राम है, कोई चॉकआउट किया गया है इस सिलसिले में? एब्सोल्युटली, देखिए अगर आप चॉकआउट करने की प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट ओनली विद द कनेक्टेड ऑफ दिल्ली स्टेशन, बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस आउटसाइड, जिसमें हमारे पास बॉम्बे है, कलकत्ता है, बैंगलोर है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है कश्मीर के साथ कनेक्टेड है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज नंबर, इट मींस कि आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ नंबर कनेक्टेड है, जिससे आप 100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 100 से ज्यादा भी ये फ्लाइट्स आ सकती है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप दिल्ली से फ्लाइट करते हैं तो दिल्ली से ही आपका 100 नंबर यहाँ आएगा। कोशिश ये की जा रही है कि चारों कॉर्नर से फ्लाइट को कनेक्ट किया जाए और फ्लाइट्स की जो टू एंड फ्रो सर्विस है उसे इंटरनेशनल श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाए। अच्छा जी, ये तो बात हुई, ये डेट्स क्या कोई अनाउंस कर दी गई है कि कब से ये चलनी है? बिल्कुल बिल्कुल बता दिया गया है, 27 मार्च साल 2022 यानी 27 ऑफ मार्च जो है इसका मूव किया यानी आज 24 है, 25, 26 और 27 तीन दिन के बाद ये फ्लाइट्स जो हैं वो ज्यादा चलेंगी हमारी श्रीनगर एयरपोर्ट पर। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब जरा मौसम का मिजाज भी बताइएगा, क्योंकि खबर ये है कि रात भर हवा भी चली है, बूंदाबांदी भी हुई है और कल ही हमने बागी गुलेलाला को भी खोल दिया था। क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए गौर साहब, सबसे पहले मौसम को लेकर ही बात करेंगे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था कि 24 के बाद थोड़ा सा गस्टी विंड्स होंगे या साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब अबरालूद रहेगा बारिशों का सिलसिला, और रात भर ये सिलसिला जबरदस्त जारी रहा। तकरीबन 12-1 बजे के करीब जो है तेज तूफानी हवाओं ने उसका असर जो है वो दिखाई दिया। इसके साथ साथ बारिशें काफी ज्यादा तेज हुई। इनफैक्ट ये सिलसिला मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक चल रहा था, जबकि अभी मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। और मौसम मैं ये भी कहूंगा कि रात भर जो है बिजली गुल भी रही है, क्योंकि बिजली को रोक दिया गया था, कहीं खुदा ना खास्ता पोल्स न गिर जाए, मामला खराब ना हो जाए, तो उसकी वजह से बिजली को कई इलाकों में बंद कर दिया गया था। जबकि अभी हम देख रहे हैं कि मौसम धीरे धीरे साजगार हो रहा है, हल्की हल्की धूप जो है वो खिलनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ आपने बागी गुलेलाला की बात की है, तो कल जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिबन काटा, उसके बाद खुशी खुशी वो गार्डन की ओर गए, तो वहां पर हमने ये भी देखा कि सैयाह जो है वो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक्साइटमेंट ये थी कि उनके पैकेज के साथ एक डबल पैकेज जुड़ रहा है। वो पैकेज जुड़ रहा है जिसके लिए उन्हें हॉलैंड या यूरोपियन कंट्रीज के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा दिस इज द ओनली फ्लावर जो कि यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है और इसकी जो उम्र है वो 14 से 16 दिन तक रहती है। तो ये चीज देखने के लिए वो काफी एक्साइटेड थे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सुबह वहां मौजूद रही। उसके बाद वहां पर जी हाँ वो गार्डन का उन्होंने मुआयना किया और गार्डन में कई सारी चीजें और भी लगाई गई है, जिससे दिल फरेब नजारे ट्यूलिप गार्डन के बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 3 दिन बाद सर्विसेज जनाब और बढ़नी है श्रीनगर एयरपोर्ट पर। मतला आलूद है, बूंदाबांदी दिन भर रह सकती है, लेकिन कल से मतला जो है वो बेहतर रहेगा। और बागी गुलेलाला की ओर जरूर जाइएगा, लेकिन एहतियात बरतिएगा, क्योंकि अभी कोरोना पूरे मुल्क के अंदर है, इसलिए मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर है, इसलिए एहतियात जरूर बरतिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा आते हैं एक अहम खबर की और बात करते हैं सहाफियों की, उन सीनियर सहाफियों की जिन्होंने तहरीरी खत लिखे हैं
और खत लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, और उनसे कहा गया है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जहां बात करेंगे मुल्क के अंदर जो पैदाशुदा सूरत हाल को लेकर मुल्क के नामवर सहाफ़ियों ने एक मुहिम शुरू की है, और मुहिम के दौरान उन्होंने मुल्क के इदारों को अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया है। 2 दर्जन से ज़्यादा सीनियर सहाफ़ियों ने तहरीरी ख़त जो है वो लिखे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि इस तरह के वाक़ात रोनुमा हुए हैं पिछले कई सालों के दौरान या पिछले कई माह के दौरान। सबसे ज़्यादा जो भी मामलात वो दर्ज हुए हैं और साथ ही साथ वो भी नजर आए, उसको मद्देनज़र रखते हुए सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से तहरीरी ख़त लिखे गए। जो जिम्मेदार इदारे हैं मुल्क के अंदर उन्हें ये ख़त लिखे गए हैं कि वो अपना रोल अदा करें, ताकि जो अक़लियतों के साथ हो रहा है उसमें उसको रोकने के लिए वो अपना रोल अदा करे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा सीनियर सहाफ़ियों ने इस हवाले से ख़त लिखे हैं। सहाफ़ियों ने जो ख़त लिखा है जी, जो प्लान किया है, वो सदर हिंद रामनाथ कोविंद के नाम ख़त लिखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ख़त लिखा गया है, हाई कोर्ट के जजों के नाम भी तहरीर किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम किया गया है, और दीगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी और स्टेशनरी बॉडीज़ हमारी है उन तक ये आवाज़ जो है वो पहुंचाई गई है। और ये जो ग्रुप ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अक्रॉस द इंडिया, उनकी तरफ से एक अपील की गई है कि जनाब जो माइनॉरिटीज़ के लिए हो रहा है, जो ये थ्रेट माहौल बन रहा है, इसको रोका जाए, क्योंकि लगातार जी पूरे मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा है हिंदुइज़्म डेंजर में है, और इसके लिए जी हमने और आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने हवाला दिया है उस संसद का जो उत्तराखंड के अंदर हुई थी, उसके बाद बुल्ली भाई ऐप का उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरीके से ख़वातीन को जलील करने की कोशिश की गई। कर्नाटका के हिजाब मामले को उन्होंने सामने रखा है, और मौजूदा वक्त में कश्मीर फाइल जैसी कहानी को भी उन्होंने अपनी चिट्ठी का मतन बनाया है। मजीद है क्या, कौन कौन ये सहाफ़ी है, क्या कुछ ये कह रहे हैं, ज़रा सीधे चलेंगे श्रीनगर, क्योंकि हमारे साथ हिलाल हांजरी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। उनके पास चलते हैं ताकि हमें मजीद तफसीलात जो है वो आगाही दिल दे सके कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि चिट्ठी जो है वो तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ियों की तरफ से लिखी गई है, और उसी चिट्ठी के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया है कि सूरत हाल इस तरीके की कि पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके का माहौल बन रहा है। 28 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने कंसर्न्स शो किए हैं, और ये कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जी, ये माहौल मुल्क की सालमियत और इक़्तिसादियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अब जिन लोगों ने अपील की है, एन राम फॉर्मर एडिटर इन चीफ द हिंदू उसमें शामिल हैं, और उसके साथ साथ मैरिनेल पी एडिटर हैं जी टेलीग्राफ के, आर गोपाल ये फाउंडर एडिटर वायर के हैं, सिद्धार्थ हैं जी एग्जीक्यूटिव एडिटर कारवान के, विनोद जोश हैं, और इस तरीके से कई लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि किस तरीके से अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और जब उन्होंने ये बातें रखी है तो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने लिखा कि सन 2021 में जो धर्म संसद हरिद्वार के अंदर हुई, उसके बाद बुली ऐप्स का मामला सामने आया, उसके बाद जी जो चुनाव के दौरान माहौल सामने देखने को मिला, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को एक रोल प्ले करना था जी चुनाव में, उसमें भी नाकामी दिख रही है। यानी तरह तरह की बातें जो है वो उनकी तरफ से लिखी गई है, जो उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। और इसमें अब उन्होंने न सिर्फ इन इदारों को कहा है, बल्कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, डिजिटल एसोसिएशन, यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, मीडिया रिलेटेड बॉडीज़, उन तक भी जाने का फैसला जो है वो इनकी तरफ से किया गया है। तो ये बात जनाब बड़ी अहम है। ये उस वक्त हो रहा है जब मुल्क के अंदर लगातार इस बात का दावा पेश किया जा रहा है कि सूरत हाल बेहतर है और किसी भी तरीके से मजहबी मनाफरत का कोई निज़ाम नहीं है। और दूसरी तरफ से ये सहाफ़ी जो है ये बाहर आए हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि माइनॉरिटीज़ को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनाया जा रहा है। हिलाल हमारे साथ जो फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है?
जी, सवाल फिर से बताएगा प्लीज। ये जो खत लिखा गया है, क्या कौन कौन से सहाफी इसमें जिन्होंने खत लिखा है, किस पस मंजर में? अभी जो हमें दिख रहा है कि 2-3 चीजें मैंने अपने नाज़रीन के लिए बता दी, क्योंकि आपके पास ये सारा रिसर्च है। क्या कुछ और लिखा गया है इसमें, और सरकार की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल? देखिए गौर, इसमें कोई शक नहीं है, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जो पहचान वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं वो सबसे बड़ी जमहूरियत की तरह है, वो सेक्युलर कंट्री की तौर पर है, और जो पूरे मुल्क की जो डाइवर्सिटी है जो सदियों से देखी गई है, उसकी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया भर में पाई जा रही है। लेकिन कुछ वक्त से, जब से ये नैरेटिव खड़ा किया गया है कि हिंदू खतरे में है, और उसके बाद कम्युनल राइट्स कई जगहों पर भी हुए हैं, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कुछ नामवर सहाफी जिनकी तादाद 28 बताई जा रही है, तो उनकी जानिब से एक खत लिखा गया है। ये खत न सिर्फ कुछ खास इदारों को लिखा गया, बल्कि जो जमहूरियत को डील करते हैं, जो प्रेस के साथ वाबस्ता है, जो जुडिशरीज हैं उनको, और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको ये खत जो है इरसाल किए गए हैं, जिसमें उन्हें कहा गया है कि जो सदियों से हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है उसके बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा करे। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों से हम देख रहे हैं कि जो खतूत आ गए हैं, और उसमें मीडिया। चलिए जनाब, राब्ता कट गया जी। फिलहाल हमने आपके सामने खबर रख दी है कि 28 सहाफ़ियों ने बाज़ाब्ता तौर पर खत किताबत का सिलसिला शुरू किया है, और उनका इल्ज़ाम है कि मुल्क के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरमायाकारी अपनी जगह पर तो हो रही है, लेकिन दो अहम बातें सामने आ रही है, और दो मुल्क सामने आ रहे हैं, और इन दोनों मुल्कों के आने से फायदा क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर आपको यह भी बताएंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कुछ अपने फैसले में लिया, और फिर आपको जम्मू भी लिए चलेंगे जहां से कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और वो तस्वीरें खुद बयान करेंगी कि निर्मला सीतारमण साहिबा ने जो तकरीर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की थी और जमीनी सूरत हाल में कितना फर्क है। छोटे से ब्रेक के बाद